जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग अध्ययन किए थे हड़प्पा कालीन पुरास्थल के बारे में। हड़प्पा कालीन पुरास्थल में हम लोगों ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रंगपुर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ अन्य साइटों के बारे में, कुछ अन्य स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें से पहला है लोथल। लोथल के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। लोथल एक्चुअली गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1957-58 के मध्य किया। खोज मतलब ऐसा कोई वैज्ञानिक वाला नहीं, खोज मतलब उसकी खुदाई वगैरह उन्होंने करवाया है ना। हमेशा इस बात का ख्याल रखें आप। और यह जो है लोथल भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो क्यों कहा जाता है। पहले ये समझें कि इसे लघु हड़प्पा क्यों कहा जाता है। इसे लघु हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पहली बार हड़प्पा की खोज की गई तो वहां पे मोहरे प्राप्त हुई और हड़प्पा कालीन स्थलों में टीले भी पाए गए। तो यहाँ भी टीले और मोहरे पाई गई। फारस के साथ व्यापार का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह मोहरों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए तो आप ये समझें कि हड़प्पा इसे क्यों कहा जाता है लघु हड़प्पा। लघु मतलब छोटा, हड़प्पा इसे क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मोहर और टीले के साक्ष्य ऐसे ही पाए गए जैसे कि हड़प्पा में पाए गए, इसलिए इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसे लघु मोहनजोदड़ो क्यों कहा जाता है? लघु मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। कमोबेश गुजराती में भी लोथल का मतलब होता है लोथ प्लस थाल। लोथ का मतलब मृतक, थाल मतलब टीला। तो गुजराती में भी लोथल का मतलब होता है मृतकों का टीला, है ना। और उसी तरीके से यहाँ भी बहुत सारे जलाशय पाए गए हैं। जलाशय हमने बताया था जैसे स्नानागार, यहाँ भी तो लोथल में भी ढेर सारे स्नानागार पाए गए हैं, है ना। इसलिए तो ये बात समझ आ गई, इसे लोथल लघु हड़प्पा या इसे लघु मोहनजोदड़ो क्यों कहा जाता है। तो हम लोगों ने इसे क्लियर कर लिया कि लघु हड़प्पा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मोहरे और टीले पाए गए, इसे लघु हड़प्पा कहा जाता है। और मृतकों का टीला, है ना, लोथल का मतलब मृतकों का टीला होता है और मोहनजोदड़ो का भी मतलब मृतकों का टीला होता है। और यहाँ पे भी बहुत सारे स्नानागार यानी जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त गए, सीरीज वाइज यहाँ मिले हैं। इसलिए बहुत सारी सिमिलरिटी होने की वजह से, बहुत सारी समानता होने की वजह से इसे लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहा जाता है। बात समझ आई? ठीक है। चित्रित मृदभांड जिस पर अब अगला यहाँ पे ना कुछ रंगे हुए मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां जैसे एक चालाक लोमड़ी थी, उसके बारे में कहानी है कि वो जो है होशियारी करती थी। तो उसी तरीके से पंचतंत्र की कहानियों का ऐसा अनुमान लगाते इतिहासकार कि संभवतः पंचतंत्र की कहानी को बताने की कोशिश की जा रही है। ईंटों पे जो है ना एक बर्तन है, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन पर जो है साक्ष्य पाए गए हैं, है ना, चित्रांकन हुआ है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, दुनिया का सबसे जो पुराना बंदरगाह है ना वो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। और एक मजेदार बात है, अन्न पीसने वाली चक्की, चक्की मतलब आप ये जो चक्की आजकल यूज कर रहे हो नहीं, जैसे बहुत जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, पत्थर के ऐसे दो ऐसे बड़े बड़े पत्थर बनाए जाते थे पहिया आकार के, एक के ऊपर एक रख के उसके ऊपर एक डंडी ऐसे रख के ऐसे उसे चलाया जाता था। वो उसे चक्री बोलते थे, चक्री, है ना। तो उसे चक्री बोल सकते हैं आप, लेकिन अभी चक्की बोलने से ज्यादा स्पष्ट होता है। तो अन्न पीसने वाली चक्की कहां से प्राप्त हुई है? लोथल से। ठीक है। और एक बात और बड़ी मजेदार रही यहाँ पे, लोथल से ना टीला, बस्ती, बाजार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पे ना
हड़प जो लोथल है, लोथल पे फारस के साथ व्यापार हुआ करता था। फारस के साथ व्यापार हुआ करता था। ऐसा साक्ष्य कैसे प्राप्त, मोहरें प्राप्त हुई हैं फारस की, जिसमें यह स्पष्ट हुआ है कि भारत के साथ फारस का व्यापारिक संबंध था। और यहाँ पे नाव के साक्ष्य, अभी एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे अगर बंदरगाह है तो नाव के साक्ष्य तो पाए ही जाएंगे, है ना। और लोथल में अग्निवेदी, अच्छा एक बार और हमने कहा था कि कालीबंगा में भी अग्निवेदी के साक्ष्य पाए गए थे। कालीबंगा में भी अग्निवेदी के साक्ष्य पाए गए थे और लोथल में भी अग्निवेदी के साक्ष्य पाए गए हैं। इसी प्रकार कालीबंगा में भी युगल समाधान के अवशेष पाए गए थे और यहाँ भी युगल समाधान के अवशेष पाए गए हैं। हाथी के जो दांत यहाँ पाए गए हैं उनसे उनसे जो है आकर्षक वस्तुएं या सजावटी सामान बनाने के लिए हाथी के दांत का उपयोग किया जाता है, ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं। अच्छा एक बात, मजेदार बात है कि 1800 ईसा पूर्व में लोथल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कि मतलब 1800 ईसा पूर्व में चावल की खेती वहां की जाती थी। इस तरह से हम लोगों ने लोथल के बारे में अध्ययन किया। एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1857-58 में किया। लोथल भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लघु हड़प्पा, क्योंकि यहाँ पे टीले और मोहरों के अवशेष पाए गए हैं जैसे कि हड़प्पा में पाए गए हैं, इसलिए इसे लघु हड़प्पा कहा जाता है। लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, और गुजराती में लोथल का भी मतलब होता है मृतकों का टीला। और यहाँ जैसे कि मोहनजोदड़ो में जलाशय अन्नागार पाए गए हैं, इसी तरीके से लोथल में भी अनेक अन्नागार और स्नानागार पाए गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक चित्रित यानी कि एक रंगा हुआ मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है जिस पर पंचतंत्र की कहानियों का चित्रण किया गया है। दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह अगर प्राप्त हुआ है कहीं तो कहां से हुआ है? लोथल में। अन्न पीसने वाली चक्की के अवशेष भी यहाँ पाए गए हैं। यहाँ पे टीले, बस्ती, बाजार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे मतलब लोथल में। लोथल में फारस के साथ व्यापारिक संबंध का अवशेष प्राप्त हुआ। कैसे? क्योंकि यहाँ मोहरें पाई गई हैं फारस की, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका लोथल का लोथल का फारस के साथ व्यापारिक संबंध था। नाव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नाव के अवशेष, यहाँ पे नाव के अवशेष प्राप्त हुए, लोथल से नाव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल में अग्निवेदी के भी साक्ष्य देखे गए हैं और लोथल में युगल समाधान थे। अग्निवेदी और युगल समाधान के अवशेष कालीबंगा में भी प्राप्त हुए थे, है ना। हाथी के दांत का विशेष प्रयोग, यहाँ पे जैसे कि सजावटी सामानों को बनाने के लिए हाथी के दांत का उपयोग किया जाता था, ऐसा अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य, चावल की जो है 1800 ईसा पूर्व में खेती की जाती थी, ऐसे वहां पे साक्ष्य प्राप्त। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट आप उसका ले लिए होंगे। अभी हम लोग एक चीज और इसमें हमें देखना है, धौलावीरा में। धौलावीरा को 2014 में यूनेस्को यूनेस्को स्थल के रूप में घोषित किया गया था। यूनेस्को स्थल है ना, यूनेस्को स्थल में से 2014 में लोथल को घोषित किया गया था, है ना। इतनी बातें हम लोग देख लेते। अब हम लोग पढ़ेंगे धौलावीरा। धौलावीरा धौलावीरा गुजरात में पाया जाने वाला हड़प्पा कालीन स्थल का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। इस बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। धौलावीरा 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 है ना, धौलावीरा। धौलावीरा का धौल मतलब सफेद, वीरा मतलब गुजराती में कुआं।
सफेद कुआं, है ना। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने 1974 में किया था। यह कच्छ के गुजरात या गुजरात के कच्छ में स्थित है और धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। अच्छा, इससे एक अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर के बने होने के पीछे का रीजन क्या है, क्या कारण है, क्यों ऐसा अनुमान लगाते हैं कुछ इतिहासकार कि जो मध्य भाग था वहां विशेष, यानी कि जो प्रमुख हुआ करता था उस समाज का, सोसाइटी का, वह मध्य भाग में रहता था और जो निचला भाग है वो प्रजा, जो सामान्य लोग होते थे निचले भाग में रहते थे और जो दुर्ग वाला एरिया है वहां सामंत लोग रहते थे, है ना, पदाधिकारीगण। इस तरह से कुछ ऐसा अनुमान मात्र है। अगला, और यह मैंने बताया कि हड़प्पा का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यहां से ना खेल के मैदान का अवशेष प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ एक ना बड़े मैदान, जैसे मैं लोथन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि यहाँ पे एक मैदान प्राप्त हुआ है जिसका 2 उपयोग हुआ करता था। नंबर 1, कभी कभी उत्सवों के मनाने के लिए, और दूसरा बाजार के लिए। जैसे आजकल ना दिल्ली में संडे मार्केट, मंडे मार्केट, है ना, ये वाला मार्केट लगता है और कभी कभी बच्चे वहीं पे खेलते भी हैं। तो लेकिन वो एक यहाँ पे तो एक ही मैदान जैसा होता है, लेकिन वहां पे ऐसा क्या था कि वहां मैदान था, मैदान को 2 भागों में बांटा गया था। तो नंबर 1, एक जगह पे कभी कभी उत्सव मनाए जाते थे, दूसरी जगह पे खेलते भी थे, है ना। अच्छा, एक मजेदार बात यहाँ पर यह है कि यहाँ से धौलावीरा में जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था थी, बेहतर व्यवस्था थी। जल प्रबंधन, जल निकास प्रणाली बहुत बेहतर थी यहाँ पे। और धौलावीरा का जो प्रवेश द्वार था उस पर साइन बोर्ड लगा हुआ था। साइन बोर्ड समझते हैं? साइन बोर्ड संभवतः इसलिए लगाए रहे होंगे कि शायद कुछ सूचना जारी करने के लिए साइन बोर्ड का उपयोग किया जाता था। अच्छा, एक मजेदार बात यहाँ पर यह है कि धौलावीरा को 40वां यूनेस्को स्थल घोषित किया गया। 40वां यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है। अब आप ये देखें धौलावीरा के बारे में, ये देखें धौलावीरा के बारे में हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट 1974 में करी। यह जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, दुर्ग, मध्यनगर एवं निचला नगर। दुर्ग वाले हिस्से में सामंत वर्गीय लोग रहते थे। मध्य वाले हिस्से में शासक क्या कह लीजिए, जो विशेष, जो जिसके हाथ में कमांड होती थी वो रहते थे। और निचले नगर में आम लोग रहते थे, है ना। हड़प्पा का यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ना। यहाँ से खेल के मैदान या स्टेडियम के साक्ष्य पाए गए हैं। जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था थी। इसके प्रवेश द्वार पे, धौलावीरा के प्रवेश द्वार पे साइन बोर्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा को 40वां यूनेस्को स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अब कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम लोग इसे खत्म करते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा कुछ एक अध्ययन और करेंगे इसके बारे में, विशेष रूप से कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं स्थलों के बारे में, उसको हम लोग देखेंगे। उसके पूर्व इसका आप लोग वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। और एक जो अभी लेटेस्ट में जो अपडेट हुआ है हरियाणा में, एक पुरातात्विक स्थल, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग वो करिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम लोग जो है इसे वो करके डिलीट करके कुछ एक लगभग आज हम लोग पुरातात्विक स्थलों के बारे में अध्ययन कर लिया। अभी इससे ज्यादा डिटेल
औरों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम लोगों ने सामान्यतः चर्चा कर लिया है कि क्या क्या किस तरह से, उतना हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। स्थलों के बारे में हम लोग बस बात किए थे कि ये स्थल इम्पोर्टेंट है, उसका खोज किसने करा था, किस नदी किनारे है, वो हमने बात कर लिया। और कुछ कुछ जो शेष पाए गए उसके बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट लगभग 6-7 स्थलों के बारे में अध्ययन किया है। अच्छा, एक कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि हड़प्पा काल में, हड़प्पा कालीन सभ्यता में हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे का ज्ञान लोहे का ज्ञान लोहे का ज्ञान नहीं था, नहीं था, नहीं था, है ना। और यह मूर्ति पूजक थे या नहीं? ये मूर्ति पूजक थे। क्या पूजा करते थे? ये लिंग की पूजा करते थे, है ना, लिंग की। और लिंग व प्रकृति पूजक थे, वो प्रकृति पूजक। दास प्रथा संभवतः थी, दास प्रथा, दास प्रथा संभवतः, मतलब दास बनाए जाते थे। अच्छा, एक मजेदार बात और है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में एग्जाम में आया हुआ है कि घोड़े के अवशेष यहां से पाए गए हैं क्या? घोड़े के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाए गए हैं। अच्छा, गाय 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 के भी अवशेष, गाय के अवशेष नहीं पाए गए हैं। घोड़े के अवशेष, ऊंट के अवशेष पाए गए हैं ना, हमने लिखवाया था ऊंट के अवशेष पाए गए हैं, है ना। अच्छा, एक वर्ड है टेराकोटा, टेराकोटा। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, जो पके हुए, पकाए हुए मिट्टी के बर्तन, पके हुए मिट्टी के बर्तन, पके हुए मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा कहा जाता है ना। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने देखा हड़प्पा घाटी सभ्यता के पूरा स्थलों के बारे में भी, जो इम्पोर्टेंट हमें लगे, जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। कुछ एक चीजें अब रह गई हैं, सभ्यता, हड़प्पा कालीन सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, और इसके आर्थिक जीवन का मूल आधार क्या था, और क्या इसका जो है किन किन देशों के बाद व्यापारिक संबंध थे, इसके बारे में हम लोग, अभी मुझे लगता है कि 2 क्लासेस इसकी और ली जाएंगी। एक क्लास में तो हम लोग इसके सामाजिक स्ट्रक्चर, संस्कृति, व्यापार एवं धर्म के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे, इसके बारे में इंपॉर्टेंस जो हमें फैक्ट लगते हैं, जिस तरह से जो एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारी जो अगली क्लास होंगी वो संडे की होंगी, मेरे ख्याल से संडे को हम लोग 2 क्लास करेंगे, और वो बड़ी क्लासेस होंगी, लगभग 40-50 मिनट की या 1-1 घंटे की दोनों क्लासेस होंगी, है ना, क्योंकि हमें उसे कल खत्म ही करना है अल्टीमेटली। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।